वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, 12th क्लास भाई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम लेक्चर 9 पे पहुंच गए यार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। इस वक्त जो चल रहा है वैसे वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। या 2 लेक्चर उस पर लग गए, न्यूमेरिकल हुए, काफ़ी कुछ हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है अपना यार साइक्लोट्रॉन। ओके, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि एक डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है, लेकिन इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि यार इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में या अदर बोर्ड्स में, पंजाब बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में साइक्लोट्रॉन पे क्वेश्चन ये मान के चलो बनता ही बनता है। यार 11th क्लास में आप लोग एक क्वेश्चन है जिसकी गारंटी लेके चलते हो, बर्नौलीज थ्योरम, जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आती थी ना, बर्नौलीज थ्योरम, उसकी गारंटी लेके चलते हो यार आएगी आएगी। या फिर एक वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक लेके चलते हो कि यार वो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, उसमें से प्रोजेक्टाइल तो अब आएगा ही आएगा ना। अब उसी लड़ी में अगर हम +2 की बात करें तो +2 में ये साइक्लोट्रॉन के बारे में बोला जाता है कि यार कर लो, आएगा ही आएगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सारे इंटेलिजेंट होते हैं खैर, जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उनकी प्रिपरेशन जो अच्छी कर लेते हैं यार, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। जो कम मेहनत कर पा रहा है या कर पाता है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पक्का ही क्वेश्चन है, मान के चलो पक्का क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो करते हैं धीरे धीरे स्टार्ट साइक्लोट्रॉन। अच्छा, इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यार चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, पड़ा। अब उसका साइंटिस्ट लोग फायदा भी तो उठाएंगे ना कहीं। अब उसी कंसेप्ट का फायदा उठाते हुए इन्होंने एक डिवाइस बना दिया साइक्लोट्रॉन। ओके, अब बार बार 2-3 बार हम बोल चुके हैं साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहली बात ये देखो कि साइक्लोट्रॉन जो है ये है क्या चीज। सबसे पहली चीज तो हमें यह डिस्कस करनी चाहिए कि यार साइक्लोट्रॉन है क्या, व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन। अब इसके बारे में बोला जाएगा, पहली लाइन अपना लिखते रहना कि इट इज ए डिवाइस। पहली बात तो यार ये क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सिलरेट। इट इज ए डिवाइस used to accelerate charged particles। तो पहली बात तो ये याद रखो कि ये है क्या चीज। क्या है जी? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सिलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करने वाला डिवाइस है। एक ही लाइन में बोल दो तो हम कह सकते हैं इट इज अ पार्टिकल एक्सिलरेटर। पार्टिकल एक्सिलरेटर। अब बेटा यहां पर एक्सिलरेट करने का मतलब है एनर्जी देना। यहां पे एक्सिलरेट करने का मतलब है उनकी स्पीड इंक्रीज कराना। और बेसिकली स्पीड इंक्रीज करने का यहां मीनिंग क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी। तो यार ये एक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, यानी कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड पर एक और एक्सीलरेटर किया था, वेन डी ग्राफ जनरेटर, याद हो तो यार वेन डी ग्राफ जनरेटर, पिछली बात आपने एक वेन डी ग्राफ जनरेटर भी किया था। उसमें भी सबसे पहले यही बोला जाता है कि यार वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। क्या है जी वेन डी ग्राफ जनरेटर? एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ऐसे ये भी क्या है यार, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर कई तरह के होते हैं, जिनमें से 2 आपने +2 में स्टडी करनी है, बाकी जब हायर क्लासेस में फिजिक्स पढ़ोगे वहां पार्टिकल फिजिक्स स्पेशली वहां पे पढ़ते रहना।
तो वैन डी ग्राफ जनरेटर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था कि भी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स लगता है। ऐसी अब मैग्नेटिक वाला चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है, साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक्स के बेस्ड पर आ रहा है। तो व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन या व्हाट इज अ वैन डी ग्राफ जनरेटर, उसमें सबसे पहले क्या बात बनेगी कि इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर मतलब अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स। इस बात को फिर रिपीट कर देते हैं कि यार ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी बात कर रहे हो, इनको एक्सेलरेट कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी नीड टू एक्सेलरेट देम। अब यार पहले भी वैन डी ग्राफ जनरेटर बताते वक्त अपनी बात हुई होगी, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो अब सुन रहे हैं, तो शुरू से बता रहा हूं कि यार कई बार क्या होता है, हमें छोटे मोटे जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स, अब उन पार्टिकल्स में यही आएंगे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, मतलब जो एटॉमिक लेवल की बात है, ठीक है जी, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन लगा लो, वैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, वो इन एक्सीलरेटर से तो एक्सीलरेट होने नहीं वाला, या कुछ आयंस लगा लो, ठीक है, प्रोटॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए, ड्यूट्रॉन हो गया, कोई और आयन हो गया। यार ये जो छोटे मोटे पार्टिकल्स है ना, इनकी हमें जरूरत पड़ती है कई बार, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल टाइप के पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है कई बार न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने में या अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस करवाने में। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। अब यार न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी करनी है तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा ना, न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी करनी है, ये न्यूक्लियस साइंटिस्ट करते रहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर घुसना पड़ेगा। अब उसके अंदर आप तो घुस नहीं पाओगे, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का उसका रेडियस होता है, तो उसके अंदर आप तो घुस नहीं पाओगे, आपको उसके अंदर उस पार्टिकल को घुसाना पड़ेगा भाई जो घुस सके। अब जिस लेवल का, जिस साइज का न्यूक्लियस है, पार्टिकल भी उसी साइज की होनी चाहिए, पार्टिकल यही प्रोटॉन प्रोटॉन टाइप ही उसके अंदर जा पाएंगे। ओके, अब उनके अंदर भेजने के लिए इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए सफिशिएंट, और ये जो एनर्जी है कौन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कोई एक्सीलरेटर। ओके, तो फिर से सुनो, हमें कई बार न्यूक्लियर स्टडी करनी पड़ती है, न्यूक्लियस की स्टडी करनी पड़ती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में बात आती रहती है। अब उसके लिए न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स भेजने पड़ेंगे, यार पार्टिकल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए। अब उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिनमें से दो हैं आपके वैन डी ग्राफ जनरेटर और साइक्लोट्रॉन। फिलहाल हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ रहे हैं, तो तीन बातें याद रख लो कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं इट इज ए पार्टिकल एक्सेलरेटर। अगली बार कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की जरूरत क्या पड़ती है, भैया पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है कि पार्टिकल्स जिनका हमने यूज न्यूक्लियर फिजिक्स में करना है, रिएक्शन विएक्शन कराने के लिए न्यूक्लियस के अंदर भेजना है, न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी करने के लिए, तो उन पार्टिकल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रोवाइड करते हैं। तो बात खत्म, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स। डिवाइसेस में सिर्फ साइक्लोट्रॉन नहीं, कई हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम किस पे कंसंट्रेट किए हुए हैं, साइक्लोट्रॉन पे। ओके, फिलहाल हमने फिर कंसिडर किस पे किया, साइक्लोट्रॉन पर। ओके, तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जी विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, अब अगली बात, एग्जाम के लिए बेटा जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इसको हम इसका एक 5 पॉइंट फार्मूला बना लेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका क्या याद करेंगे जी, प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी प्रिंसिपल ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, याद रखना है, कभी कभी प्रिंसिपल ही आ जाता है। दूसरी बात इसकी
कंस्ट्रक्शन, अब भैया इसको पढ़ोगे, वर्किंग पढ़ोगे तो उससे पहले बनाना पड़ेगा ना पूरा डायग्राम, लेवल डायग्राम, जिसको हम छोटी क्लासेस में आप क्या कह देते हो, लेवल डायग्राम, मैं उसको क्या कह देता हूं, कंस्ट्रक्शन। तो 5 पॉइंट बना लो, साइक्लोट्रॉन बढ़िया से अटेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्या याद रखो, प्रिंसिपल। दूसरे नंबर पे इसकी क्या याद रखनी है, कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम। तीसरे नंबर पर इसकी वर्किंग, कि कैसे कैसे ये काम करेगा। फिर इस पे याद रख लेना इसकी थ्योरी मतलब कोई फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, या जो भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगी उसको हम थ्योरी पार्ट बोल देंगे इसका। और लास्ट में फिर इसकी यूजेस, कोई एडवांटेजेस, कोई डिसएडवांटेजेस, कोई लिमिटेशंस एक्सेट्रा। ओके, और न्यूमेरिकल तो फिर भाई इस पे कुछ ना कुछ बनते ही होंगे ना कुछ न्यूमेरिकल इस पे आ जाएंगे। तो वैसे ही 5 पॉइंट है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, ये सब चीजें आपको याद होनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। ओके, अब अगली बात एक एक करके टेकअप करते हैं। प्रिंसिपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवा दूंगा, लिख लेना भैया और याद भी कर लेना। सबसे पहले किस पे आते हैं, इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लिया होगा। तो अभी फिलहाल हम किस पे डिस्कस करेंगे, क्या चीज डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनो कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है। इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी देनी है, एनर्जी। अब चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड वाला, आप डायग्राम भी देख रहे होगे। इसमें हमने बना भी क्या रखा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड ही बना रखा है। लेकिन याद करो यार, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पार्टिकल्स को एनर्जी नहीं दे सकता, याद करो। तो बेटा हम बात कर रहे थे साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल की। तो यार प्रिंसिपल इसका डिस्कस करने से पहले हम एक पुरानी बात याद करें, कल परसों में जो चल रही थी अपनी, कि यार जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है पार्टिकल्स को, चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक्स वाला। मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी नहीं दी जा सकती। ये हमने डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रख दें यार, अगर उस पर कोई फोर्स लगता है तो वो फोर्स जो है सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करा सकता। स्पीड इंक्रीज नहीं करा सकता मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता। सुनना जरा ध्यान से। तो अपने पास ये तो क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल को एनर्जी तो नहीं दे सकता, एनर्जी नहीं दे सकता। क्या कर सकता है उसकी, बस डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या बोलूं तो घुमा सकता है। ये तो याद है ना कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करा दो तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देता है, रेडियस वेडियस सब पढ़ रखा तुमने। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जी नहीं दे सकता, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ज्यादा बात है सर्कुलर पाथ में घुमा सकता है। ओके, लेकिन हमने तो एनर्जी देनी है भाई। अब एनर्जी कौन दे सकता है, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अगर चार्ज पार्टिकल को रख दो तो वो फोर्स लगाता है F इक्वल टू क्यू ई। ये भी लगाता है खैर फोर्स तो बी क्यू वी, लेकिन ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वर्क डन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, एनर्जी नहीं दे सकता, पढ़ा हमने। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है,
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लगा तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स लग जाएगा, नेगेटिव होगा तो उससे ऑपोजिट लग जाएगा। तो ये जो फोर्स है इसके पैरेलल लगता है, यानी सेम डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आए तो एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, भागेगा वो, इट विल गेन सम वेलोसिटी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कोई फायदा नहीं है। अब अगली बात है एनर्जी देनी है, किसकी हेल्प से देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से एनर्जी मिल जानी थी तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या चक्कर है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? अब वो भी समझो ये कि मान लो ये डायग्राम मैंने पहले बना दिया, बाद में बनाने में टाइम लगना था, हम इस जगह का यूज करते रहेंगे। तो प्रिंसिपल डिस्कस हो रहा है भाई, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको साथ के साथ अपना नोट वोट करते रहो। ओके, तो हमने बोला यार चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उसको एनर्जी मिलेगी, भागेगा वो, इट विल गेन सम वेलोसिटी, इट विल गेन सम एनर्जी। तो उसी से काम क्यों नहीं चला? मान लो ये है जी पॉजिटिव, एक तरफ क्या है पॉजिटिव, इस तरफ क्या है नेगेटिव। हमने चार्ज पार्टिकल को यहां रखा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना इस चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन इस चार्ज पार्टिकल को, ये एनर्जी गेन कर जाएगा, भाग जाएगा। ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया इस पे फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और भागने लग गया। और भाई भागते भागते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएगा ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर गया, फिर इसको एनर्जी और हम दे नहीं पाएंगे, जितनी आ गई आ गई। अभी हमने इसको जितनी एनर्जी देना चाहते हैं वो दी ही नहीं थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या चले गया, बाहर चले गया और अपने हाथ में नहीं रहा। तो पॉइंट ये है कि हमने इसको एनर्जी दे दी। चलो पहले बात तो ये कि जितनी एनर्जी हम अभी देना चाहते थे उतनी एनर्जी इसके पास आई ही नहीं थी, ये तो निकल लिया। और दूसरी बात, ये तो निकल लिया, इसका हम क्या यूज करेंगे, ये तो हमारे काम का ही नहीं ना रहा। तो पॉइंट ये है कि हमने एनर्जी भी देनी है चार्ज पार्टिकल को, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में भी रखना है, और जितनी एनर्जी हम देना चाहते हैं उतनी एनर्जी देनी है। ये नहीं कि थोड़ी सी एनर्जी दी भाग लिया, उसके बाद हाथ ही नहीं आ रहा वो। तो हम एक सिस्टम बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल चल रहा हो तो उसको घुमा देता है, सर्कुलर पाथ में घुमाता रहता है। ओके, तो हम यही करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी तो कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही देगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे उसको घुमाते रहने के लिए। पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देगा, वो मूव करेगा, लेकिन मूव करके जब भाग रहा होगा ना तो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे परपेंडिकुलर वाला। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही परपेंडिकुलर लगेगा वो भागते भागते घूमने लग जाएगा, घूम के भैया वापस वही इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बैठा है उसको एनर्जी देने के लिए, फिर और एनर्जी दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको बाहर नहीं जाने देगा, वो घुमा के फिर वहीं ले आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, उसको बार बार घुमाकर उसी रीजन में ले आता है, बार बार घुमाकर उसी रीजन में ले आता है। दोनों की हेल्प से हम पार्टिकल को सफिशिएंटली हाई एनर्जीज तक पहुंचा सकते हैं। इतनी कहानी किसी को नहीं सुनानी, ये जो कहानी है इस पे आधारित अभी हम प्रिंसिपल लिखवा देंगे, और आपने वो किसी को भी वो प्रिंसिपल ही सुनाना है। वो तो हम आपको सुना देते हैं लंबी लंबी कहानियां। तो भाई जितना मैंने डिस्कस किया उससे जो प्रिंसिपल बनकर आया वो ये आया कि साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, भैया इसका प्रिंसिपल ही आ जाता है एग्जाम में, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ही आ जाता है, आपको प्रिंसिपल ही याद करना है। तो इसका प्रिंसिपल बना जी कि साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सिलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज। लिख देते हैं
कि अ साइक्लोट्रॉन is based on the principle that a charged particle can be accelerated to very high energies by making it to pass through a region of electric field time and again. टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार, फ्रेज है भाई अंग्रेजी का, तो टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सिलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट टू पास थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम एंड अगेन with the help of a magnetic field. ओके, किस प्रिंसिपल पे आधारित है कि जी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार पास करवाकर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से सफिशिएंटली हाई एनर्जीज तक पहुंचाया जा सकता है। सो दिस इज इट्स प्रिंसिपल, समझ में लग गया होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात आ गई इसका डायग्राम है, इसकी कंस्ट्रक्शन। डायग्राम आपके बने हुए हैं, दो बने हुए हैं, आपने एग्जाम में कोई एक बना के आना है, मैं क्लैरिटी के लिए दोनों समझा दूंगा। ओके, अब आ गया कंस्ट्रक्शन की बारी, यानी कि इसमें लगता क्या क्या है। तो दूसरे नंबर पे आ गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेटा डायग्राम बनेगा और जब उनके नाम लिखोगे ना कौन सी चीज क्या है, वो इसमें एरो बना बना के नहीं लिखा करो, उसमें ज्यादा एरो लिख के ये चीज है ये चीज है वहीं लिख देते हैं जब हम, तो डायग्राम थोड़ा अनटाइडी सा हो जाता है। आप उसके नीचे पॉइंट दर पॉइंट लिख दो कि कौन कौन सी चीज क्या क्या चीज है। तो कंस्ट्रक्शन पे आओ जरा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना। एक तो हमें चाहिए यार मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, और जिस पार्टिकल को रोटेट कराना है हमने एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो भी चाहिए। अब बेटा ये तो हो गए मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ। देखो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, ऐसे पड़े हैं, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये इसका बेस है, ये ऐसे पड़ा है नॉर्थ पोल, और उसके नीचे क्या है साउथ पोल। ये सिचुएशन है, ये दिस इज द सिचुएशन। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है नीचे की ओर, ठीक है जी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है बिल्कुल नीचे की ओर। समझ गए होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर को जा रही है नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके जी, तो ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने का तरीका हो गया। अब इसके अंदर हमने इस प्लेन में क्या रख रखी है, दो मेटालिक डीज रख रखी हैं। क्या रखी हैं जी, टू मेटालिक डीज। डी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप कैसी है, डी जैसी है, समझाते हैं। अब ये डी क्या चीज है, पहले तो एन एस क्लियर करो। एन एस क्या है जी, कंस्ट्रक्शन में नीचे लिख देने हैं। एन एस क्या है, पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है वो बता दिया हमने आपको, वो नीचे की ओर जा रहा है। अब बेटा इसके अंदर रख रखी हैं दो डीज,
डीज मतलब मेटलिक डीज हैं। ये क्या चीज है? D1 एंड D2 क्या है? दीज आर द मेटलिक डीज, ये मेटलिक डीज है। ओके, अब ये डीज क्या चीज है यार? इमेजिन करो हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है जी, हॉलो सिलेंडर। ओके, अगर इस सिलेंडर का एरिया थोड़ा ज्यादा हो और हाइट थोड़ी नहीं बहुत कम हो, तो रहा तो ये अभी भी क्या सिलेंड्रिकल टाइप ही चीज है, डिस्क टाइप बन गई, लेकिन है तो सिलेंडर ही ना। डिस्क भी क्या है? एक ऐसा सिलेंडर जिसका एरिया ज्यादा है, थिकनेस क्या होती है? कम होती है, और हॉलो है अंदर से क्या है? हॉलो। ओके, ये इसके साइड व्यू, यहां से देखो तो इसका टॉप व्यू। ओके, यहां से देखो तो इसका टॉप व्यू। अब ध्यान से सुनना, अंदर से हॉलो है। अब अगर मैं इसको काट दूं, दो पार्ट कर दूं इसके, तो ये सिचुएशन हो गई। अगर हमने इसके दो पार्ट कर दिए तो ये सिचुएशन हो गई भाई। सिचुएशन ये हो गई, ये हो गया। ठीक है जी। अब ये इसका साइड व्यू है, ये इसका क्या है जी? साइड व्यू। भाई इसको टॉप से देखोगे, टॉप से जब देखोगे तो आपको पूरा सर्कल सा दिखाई देगा ना। टॉप से देखोगे तो पूरी सर्कुलर शेप दिखाई देगी, ये ऐसे देख रहे हो। साइड से देखोगे तो ये हो गया, अंदर से हॉलो है ये। अब टॉप से जब देखोगे तो ये दोनों पार्ट्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये सिचुएशन है, ये इसका टॉप व्यू है इसी का। ये सिलेंडर था, हॉलो था, अंदर से खाली है, ये टॉप व्यू हो गया। अब जब यार टॉप से देखोगे ना तो आपको ये डी शेप के नजर आएंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? डीज। ये वही चीज है, ये वही चीज है। अगर यहां पे एक्चुअली मुझे अभी बनाना है ना तो ये छोटा पड़ जाएगा। अगर मैं ओवरऑल जो सिचुएशन मैंने क्रिएट कर रखी है उसको बनाऊं तो भाई सिचुएशन ये है कि इसके ऊपर ये नॉर्थ पोल है, ओके, और नीचे साउथ पोल है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल है ये, और नीचे क्या है? साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही हैं। ये वही स्थिति है भाई, वही स्थिति है। उम्मीद है समझ लग गया होगा। तो ये क्या है जी? हॉलो मेटेलिक डीज। दीज टू आर द हॉलो मेटेलिक डीज। ये हॉलो मेटेलिक डीज हैं भाई, डीज। ओके, ये ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे। ये D1 या D2, ये फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं। टॉप से देखोगे तो ऐसे नजर आएंगी। अब ये ना टॉप व्यू है, ये साइड व्यू दे दिया हमने थोड़ा सा कि डीज ऐसे पड़ी हुई हैं, D1 और D2। ये एक D1 है, एक D2 है। इसको बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा टेढ़ा करके तुम्हें दिखा रखा है, शो करना है ना कुछ मैंने इसके ऊपर। तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। फील्ड लाइंस इन डी के बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। ये टॉप व्यू है। ये क्या है? इसी सिचुएशन का टॉप व्यू है। ऐसे था ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इसमें डीज ऐसी पड़ी हुई है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, नॉर्थ इधर आ गया,
साउथ इधर आ गया, फील्ड लाइन अंदर की ओर चलेगी, ये फील्ड लाइन अंदर की ओर चलेगी। ओके, फील्ड लाइंस ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और डीज ऐसे पड़ी हुई हैं इसमें ऐसे, ये D1 और ये D2। सिचुएशन क्लियर? ऐसे डीज पड़ी हुई हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब अगर इसको रोटेट कर दूं, ये नॉर्थ गया, ये साउथ गया, तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइन अंदर की ओर गई, ये अंदर की ओर चली गई। तो जब मैंने पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा दिया तो डीज ऐसे हो गई। तो इजी करने के लिए ये व्यू भी दे रखा है, ये व्यू भी दे रखा है, उधर से मैंने समझा दिया भाई। अब और कितना समझाऊं, अब तो समझ में लग गया होगा कि ये डीज पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर फील्ड लाइंस बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली क्रॉस करती हुई जा रही हैं। 3 सिचुएशन दे दी मैंने आपको। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? पोल्स ऑफ मैग्नेट है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो NS क्या हुआ यही? पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। D1 D2 मैंने लिख ही दिया था। ये क्या हुई? D1 D2 हॉलो मेटेलिक डीज। हॉलो, हॉलो है भैया, हॉलो, अंदर से खाली मेटल की बनी हुई हॉलो मेटेलिक डीज। अब जब मैंने यहां से काट दिया था ना इसको, देखो तो इसका बाहर वाला हिस्सा तो बंद है, लेकिन जहां से कटिंग की है वो ओपन हो गया, दरवाजा खुला है। ओके, ये पहले सिलेंडर था, उसकी मैंने कटिंग कर दी, तो बाहर से तो बंद है सिलेंडर, लेकिन अंदर वाली साइड से जहां से कटिंग की है वहां से अब दरवाजा ओपन है, पार्टिकल इसके अंदर घुसेगा। ओके, तो नॉर्थ साउथ पोल D1 और D2 हॉलोमेट्रिक डीज हो गई। अब हमने बोला हुआ है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, असली काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने करना है ना, तो यहां पर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लग गया जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। ये एंड मान लो पॉजिटिव है और ये एंड क्या है? नेगेटिव है। तो जो अभी अपने पास जगह की देखो कमी है। सबसे पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन चल रही है ना कि पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, दूसरे नंबर पे हॉलोमेटलिक डीज लिखा था, इसको मैं बने रहने देता हूं, मिटाता नहीं हूं। ओके, इससे भी चलो क्लैरिटी और हो रही है आपकी। एक कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे फिर कि ये क्या चीज है जी? इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बेटा कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी पोलैरिटीज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज कर रहा है, ऑसिलेट करवा रहा है अपनी पोलैरिटीज को। मतलब ये एंड इस वक्त पॉजिटिव है, ये एंड इस वक्त नेगेटिव है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ये एंड कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, और वो भी बिल्कुल रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। आपने पढ़ा होगा कभी कि 2 तरह के करंट होते हैं, एक को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं AC, और दूसरे को डायरेक्ट करंट कहते हैं DC। तो एक होता है AC, दूसरा होता है DC। ओके जी, अब ये एक तरह का अल्टरनेटिंग करंट है। फिलहाल हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा नहीं है। करंट अल्टरनेटिंग होगा तो वोल्टेज वाली अल्टरनेटिंग हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग होगा। फिलहाल हम इसको क्या करें? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें क्या समझाया कि यार ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है कांस्टेंट नहीं है, प्लस माइनस ये इंटरचेंज होता रहता है, और वो भी कैसे? आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इसके प्लस माइनस होने का बेटा कोई टाइम पीरियड होगा, कोई फ्रीक्वेंसी होगी, वो भी देखेंगे। ओके जी, तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, 2 हॉलोमेटलिक डीज हैं, और उसके आसपास क्या लगा दिया हुआ है हमने? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड लाइंस बिल्कुल डी के परपेंडिकुलर जा रही हैं। असली स्थिति ये है, असली स्थिति ये है, वो तो बड़ी करके टोटल थोड़ी टेढ़ी करके आपको यहां पर हमने सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ओके, अब अगली बात, और इसमें जो चाहिए
वो चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसको एक्सेलरेट करना है। अभी और रिक्वायर्ड क्या है, वो वाला चार्ज पार्टिकल जिसको हमने एक्सेलरेट करना है वो ले आएंगे। चलो सब कुछ हो गया, ये भी कंस्ट्रक्शन ही है, उसी का दूसरा रूप, वो उसका तीसरा रूप। असल में पहला रूप ये, दूसरा रूप ये और तीसरा रूप ये, क्लैरिटी के लिए। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा नहीं था, यहां क्या लग रखा है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम मैंने इसका D1 D2 रख रखा है, ये प्लस है इस वक्त, ये माइनस है। अब समझो किसी एक डायग्राम से भाई, क्योंकि एग्जाम में 2-2 3-3 तो बना के नहीं आने, वो तो तुम्हारी क्लैरिटी के लिए हमने 2-3 बार बना दिया इसको। ये मेन डायग्राम एग्जाम, इसकी क्लैरिटी तुम्हें खुद होनी चाहिए, बाकी ज्यादा सबको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। लिखाओ, जैसे लिखाऊंगा वैसे छापाना जी। ओके, अब इसी से मैं एक्सप्लेन करता हूं। हुआ क्या, जिस चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करवाना है वो यहां रख दिया। ओके, अब ये चार्ज पार्टिकल है, दोनों डीज के बीच में जो गैप है, दोनों डीज के बीच का जो गैप है बेटा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव है, तो बीच में जो गैप है वहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, क्रिएट होगी ना। तो इसके बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। वर्किंग शुरू कर दी मैंने, प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और तीसरी बात क्या स्टार्ट कर दी हमने, इसकी वर्किंग की बात करनी शुरू कर दी। वर्किंग आप लिख नहीं पाओगे, आपको सिर्फ समझनी है, लिखनी अपनी लैंग्वेज में। थ्योरी वाले स्टेप्स में लिखवा दूंगा, वर्किंग अपनी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी आपको। ओके, समझो, वर्किंग समझनी ज्यादा है, लिखनी कम है। पहले समझ लो, बाद में लिखने वाला काम अपने आप करते रहना। तो बेटा प्रिंसिपल हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, तीसरे नंबर पे क्या आ गया, वर्किंग आ गया जी। अब वर्किंग में सबसे पहला स्टेप कि जिस चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करना है उसको गैप्स के बीच में रख दिया। गैप्स में पहले से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या पहले से नहीं है। जैसे स्विच ऑन किया, यहां की लगा दो, आपने स्विच ऑन किया, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप सुनना, जैसे स्विच ऑन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लग जाएगा, Q इंटू E, तो लग नहीं था। जैसे यहां पे चार्ज पार्टिकल रखा, यहां पर आपका डायग्राम वही है, यहां पे चार्ज पार्टिकल रखा तो इस पे फोर्स लगा। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे फोर्स इधर को लगेगा। ओके, इस तरफ चल पड़ेगा नहीं, तो वो डायग्राम के हिसाब से देखो, इस पे फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा जी। अब जैसी फोर्स लगेगा वो चल पड़ा, जैसे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है ना फिर। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल प्ले करेगा। अगर इस डायग्राम के हिसाब से समझो तो एफ बी आई लगाना है मुझे, एफ बी आई। बी नीचे की ओर है, बी फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है, नीचे की ओर। ओके, बी नीचे की ओर, ये एफ है, बी है, आई, और वो चला किस तरफ था, ये डी पहली इधर है, दूसरी इधर है। देखो ये D1 है, ये D2 है, D1 है, चला इस तरफ है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला। तो एफ बी आई, बी नीचे चला वो उस तरफ, ठीक है। थंब किधर गया, अंदर की ओर गया ना। तो जैसे ये चला, इसमें थंब अंदर की ओर गया, मतलब इस पे अंदर की ओर फोर्स लगा, यानी ये इसको अंदर की ओर जब ऐसे चला तो उधर की ओर फोर्स लगेगा, इसको घुमा देगा। यहां से देख लो, जा इधर रहा था, ये बी है, ठीक है। ये हुआ बी, ये हुआ आई, जिधर जा रहा है वो आई हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिधर जाएगा वो आई हो गया। ये हो गया बी, ये हो गया एफ। अब इस फिगर के हिसाब से देखूं तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, उस फिगर के हिसाब से देखूं तो फील्ड नीचे है ना ये,
फोर्स अंदर की ओर लगेगा। ये देखो इस फिगर के हिसाब से देखूं, बी आई, फोर्स ऊपर लगेगा, उस फिगर में फील्ड मेरा नीचे है, करंट उधर ही है, इसको जब मैं ऐसे 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 फील्ड नीचे करूंगा तो थंब अंदर की ओर लगेगा। ओके, कहने का मतलब इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगा तो ये कुछ ऐसे ऊपर की ओर फोर्स लगा ना, घूमने लग जाएगा, यानी ये कुछ ऐसे घूमेगा। ये इधर जा रहा था, फोर्स ऐसे लग के इसको घुमा देगा। तो चार्ज पार्टिकल ने क्या किया? चार्ज पार्टिकल ने इसको एनर्जी दी, F इक्वल टू क्यू ई लगाया। मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाना शुरू कर चुका है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाना शुरू कर चुका है। अब होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाकर वापस गैप में ले आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाकर वापस गैप में ले आएगा, जाने नहीं दिया उसने। जैसी गैप में ले आएगा, अब पॉइंट सुनना, गैप में जैसी आएगा ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। अब इसका सारा खेल इस बात पे निर्भर करता है कि जैसे ही वो गैप में पहुंचे वैसे ही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी पोलैरिटी क्या कर ले, चेंज कर ले। ये हम सेट कर देंगे, अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। तो अभी ये हुआ कि जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल रखा, इस पे फोर्स लगा, इधर को फोर्स लगने के कारण ये घुमाया किसने? मैग्नेटिक फील्ड ने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने घुमाने होता है, वो स्पीड नहीं बढ़ा रहा, बस घुमा रहा है। घुमा के वापस गैप में ले आया, जैसे ही गैप में ले आता है ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पहले इधर नेगेटिव था, ये इधर चल रहा था, अब जैसी पोलैरिटी चेंज हुई इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो हाँ भाई यार, हम क्या बात कर रहे हैं फिर कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल को बीच में रखा गैप में, होगा क्या, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन का हिसाब हमने लगा लिया, उसके कारण ये रोटेट कर गया, रोटेट कर कर गैप में पहुंचा। अब सारा खेल साइक्लोट्रॉन का इस बात पे निर्भर करता है कि जैसी गैप में पहुंचे ये पोलैरिटी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। पहले इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, जैसे ही ये गैप में पहुंचा ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जैसे ही गैप में पहुंचा ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अपना पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो बेटा जैसे ही ये गैप में पहुंचा वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको और एनर्जी दे दी, और एनर्जी देने से इसकी स्पीड बढ़ गई। फर्स्ट स्टेप में इसको v वेलोसिटी आई थी, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा रहा था, ये d के अंदर घुस गया, d के अंदर घूमने लग गया, घूमते 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 घुमाते 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 वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आया तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एनर्जी दे दी। जैसी एनर्जी दी स्पीड बढ़ गई। अच्छा, एक पॉइंट है कि जब ये घूम रहा होता है तो रेडियस का फार्मूला होता है mv/bq। ओके, अब इसके हिसाब से भाई जैसे स्पीड बढ़ी रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन इस बार उल्टा हो चुका है सिस्टम। इस बार ये इस तरफ चल रहा है, यहां पे गैप में पहुंचा, गैप में फिर से एनर्जी मिली और इससे उसका रेडियस इंक्रीज हो गया। अब रेडियस थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, जैसे यहां पे पहुंचा था पोलैरिटी चेंज हुई, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। अब इसका रेडियस भी इंक्रीज होगा। उधर मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा रहा है, पहले इस तरफ चला था, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा के वापस लेके आया, एकदम उसकी एनर्जी बढ़ी, उससे रेडियस बढ़ा, लेकिन घूमता तो रहेगा ही ना, मैग्नेटिक फील्ड तो अपना काम करता रहेगा। यार मैग्नेटिक फील्ड घुमाकर इसको वापस फिर बीच में ले आएगा, वापस फिर बीच में ले आएगा। वो मैंने बोला सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे ही वो गैप में पहुंचे पोलैरिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब ये फिर से प्लस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ताकि अट्रैक्शन आगे की ओर ही बनी रहे। ये फिर से घुमा के लेकर आ गया, ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको नेगेटिव के कारण ही अट्रैक्शन होगी। पहली बार
एनर्जी गेन की, दूसरी बार एनर्जी गेन की, तीसरी बार फिर आ गया वहीं पर, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा झटका, चक, स्पीड इंक्रीज कर देगा। स्पीड इंक्रीज होती है, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, उधर पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, वो आगे ही बढ़ता रहेगा। ओके, क्योंकि अब नेगेटिव उधर है, आगे तो उसने बढ़ना ही बढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाता ही रहेगा और वो घुमा के फिर बीच में ले आएगा। ये इसको घुमाकर फिर से बीच में ले आएगा। जैसे ही बीच में आएगा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी और मिल जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये जलेबी की तरह घूमता रहेगा। जैसे ही बीच में आता है पोलैरिटी चेंज हो जाती है, एनर्जी मिलती है और वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। एनर्जी मिलती है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उससे रेडियस इंक्रीज हो जाता है। सेटिंग हमने ऐसी कर रखी है कि जैसे ही बीच में पहुंचेगा वैसे ही पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। अगर मिसमैचिंग हो गई, पहुंचने से पहले पोलैरिटी चेंज कर गया या वो पहुंच गया उधर पोलैरिटी चेंज नहीं हुई, तो सारा खेल गड़बड़ा जाएगा, सारा का सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये घूमता रहेगा, बार बार गैप में आता रहेगा, बार बार गैप में आता रहेगा, तो एनर्जी बढ़ती रहेगी। प्रिंसिपल यही था कि अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट टू पास थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच वाला रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। टाइम एंड अगेन, यानी बार बार, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इसको बार बार बीच में लेकर आ रहे हैं और इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। स्पीड बढ़ती जा रही है मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है। स्पीड बेटा बढ़ती जा रही है मतलब इसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अब बेटा जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन होगा उतनी ही उसकी एनर्जी आने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जितनी बार बीच में से चक्कर खाते हुए गुजरेगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। या कह लो जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो कितनी एनर्जी अटेन कर पाएगा वो डिपेंड करता है कि साइक्लोट्रॉन के डी का रेडियस कितना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखो इसने निकलना बाहर कहां से होता है? ये घूमता रहेगा और इसने बाहर कहां से निकलना है? पार्टिकल ने बाहर निकलना है इसने इसकी वॉल से। ओके, घूमते 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 जब ये वॉल तक पहुंचेगा तो वॉल में बनी होगी विंडो, ये विंडो से बाहर आ जाएगा। ओके, वॉल में क्या बनी होगी? एक विंडो बनी होगी। विंडो से ये क्या आएगा? बाहर आएगा फुल एनर्जी के साथ। अब जिन पार्टिकल्स पर इसको स्ट्राइक करना है, क्योंकि हमने इन पार्टिकल्स को एनर्जी क्यों दी थी? ताकि इनका यूज किया जा सके किसी न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में। अब जिस बेटा मटेरियल की हमने न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है उसको टारगेट बोलकर इसके सामने रखा होता है। तो ये वॉल से आएंगे, ये W लिख लो, ये वॉल हो गई, और सामने जो भी इसके टारगेट रखा होगा उस पर टकराएंगे, स्मैश करेंगे उसको, उसके न्यूक्लियस में घुसेंगे, रिएक्शन करेंगे। और कैसे स्टडी की जाएगी वो रिएक्शन, वो बात की बात है। तो ये है इसकी भाई वर्किंग। मैंने बोलता वर्किंग आप समझ लो, लिखने अपने स्टेप्स में, अपनी लैंग्वेज में इसके स्टेप्स बनाने होंगे। तो बेटा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और अब ये वर्किंग कि कैसे कैसे वर्किंग है। और वर्किंग में हमने बोला कि सारा खेल एक ही बात पे निर्भर है कि जो साइक्लोट्रॉन है उसका जो टाइम पीरियड है ना, साइक्लोट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसका टाइम पीरियड, और इधर पार्टिकल के घूमने का टाइम पीरियड इक्वल होने चाहिए। इधर पार्टिकल आधा चक्कर लगाकर बीच में पहुंचता है, उधर उसका आधा टाइम पीरियड हो जाना चाहिए।
क्योंकि पोलैरिटी बेटा हाफ टाइम पीरियड के बाद चेंज होती है। कोई भी ऑसिलेटर है, ये प्लस है, इस वक्त ये माइनस है, ठीक है। जब ये माइनस और प्लस होगा इसका मतलब अभी T/2 टाइम हुआ है, जब वे वापिस प्लस और माइनस हो जाएगा इसका मतलब फुल टाइम पीरियड हो गया। ओके, तो पार्टिकल एक डी में से बेटा जब बाहर निकलता है, गैप में आता है, तो पार्टिकल ने अपने फुल साइकिल का हाफ यानी आधा साइकिल कंप्लीट किया है। उधर ऑसिलेटर ने भी हाफ साइकिल ही कंप्लीट किया है, क्योंकि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव होना और नेगेटिव से पॉजिटिव होना ये फुल साइकिल है। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हाफ साइकिल, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब हाफ साइकिल, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हाफ, नेगेटिव से पॉजिटिव हाफ। और उधर पार्टिकल का एक डी में से बाहर आना मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट करना, आधा ही सर्कल हुआ ना, आगे जाएगा तब पूरा सर्कल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा खेल किस बात पे निर्भर है कि पार्टिकल जितनी देर में बाहर आता है यानी अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, उतनी देर में ऑसिलेटर का भी हाफ साइकिल हो जाना चाहिए, यानी वो प्लस से माइनस हो जाना चाहिए। यहां कह लो कि पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है घूमने का, पार्टिकल का जो घूमने का टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ऑसिलेटर के ऑसिलेट करने के टाइम पीरियड के इक्वल होना चाहिए। लिख लो यार, ये लाइन लिख ही लो कि जी द वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, एक ही चीज पे बेस्ड है बेटा कि वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, लिख लिया ना, वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टाइम पीरियड of the oscillating electric field should be equal to the time period of the oscillating चार्ज पार्टिकल। ओके, सारी कहानी तो इसी बात पे डिपेंड करती है ना, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, अब आप कहोगे यार मैचिंग कैसे करवाएंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा, मैं सारा थ्योरी में लिखवाता हूं, पहले वैसे समझा दूं कि आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल यार घूम रहा है तो चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में घूमने का जो टाइम पीरियड है हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये थ्योरी में लिखवाता हूं, पहले मिटा देंगे सब कुछ, पहले समझो कि टाइम पीरियड ये किसका टाइम पीरियड है? चार्ज पार्टिकल के घूमने का टाइम पीरियड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा 2πm/bq। ओके, अब इसमें देखो बेटा R एंड V नहीं है ना तो R है इसमें ना V है। अब अपना चार्ज पार्टिकल जब घूम रहा था उसकी V बढ़ती है, अच्छा V बढ़ने से R बढ़ जाता है, वो ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड में ना R है ना V है। सोचो V बढ़ने से R बढ़ जाता है, उधर स्पीड बढ़ी, तेज हुआ, लेकिन उधर रेडियस भी तो बढ़ गया ना, तेज हुआ तो उसको चक्कर भी तो बड़ा काटना ना, टाइम उतना ही लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा, चाहे वैसे समझ लो चाहे इस फार्मूले से समझ लो। इस फार्मूले में है ही नहीं आर, ना आर है ना वी है, कट चुके हैं वो। ओके, दूसरी बात मैं क्या समझा रहा हूं कि स्पीड इंक्रीज हुई तो वो तेज चलने लग गया, तेज चलने लग गया उधर रेडियस बढ़ गया, चक्कर भी तो बड़ा काटना ना, ठीक है। अगले चक्कर में उसको ज्यादा बड़ा चक्कर काटना है, उधर स्पीड बढ़ गई है, टाइम वही आएगा। तो टाइम में आर और वी तो है ही नहीं है ना, तो हम सेट कर सकते हैं, हमें पता है किस पार्टिकल की बात चल रही है, तो उसका मास तो वैसे ही निकाल देंगे। अगर मान लो वो प्रोटॉन ही है तो मास ऑफ प्रोटॉन तो वैसे ही पता होता है। फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन भी तुम्हें पता ही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहे हो वो तो तुम्हारे हाथ में है, कितने टेस्ला का लगा रहे हो।
यानी मास ऑफ पार्टिकल पता हो, चार्ज ऑन पार्टिकल पता हो और मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहे हो तुम्हें पता हो, तो यहां से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। जो टाइम आया इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड उतना सेट कर दो। एक बार सेट कर दिया बस बात खत्म, कोई ज्यादा मुश्किल बात ही नहीं है। पार्टिकल के घूमने का टाइम पीरियड का फार्मूला है, वहां से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया और ये जो फील्ड है उसका टाइम पीरियड उसके इक्वल सेट कर दिया। बाकी कुछ नहीं, बटन दबाओ अपने आप ही हो गई, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। हमारे बस ये देखना था, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप ही क्या होगा कि जैसे ही वो बीच में पहुंचेगा वो पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, खेल हो सकता है, लेकिन हाँ बात क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल। ओके जी, तो प्रिंसिपल हुआ यार, कंस्ट्रक्शन हुआ, वर्किंग भी हो गई, थ्योरी की भी। अब एक दो बातें लिख ही लो यार, थ्योरी वाली भी एक दो बातें अब लिख ही लो, काम खत्म करते हैं। थ्योरी में कुछ नहीं, मैंने जो ये समझाया है यही लिखवा देना है। थ्योरी वाला जो पार्ट है उसमें यही लिखवा देना है, लेकिन चलो सिस्टमेटिक वे में बात कर देते हैं। हमने बोला प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गई, थोड़ी सी थ्योरी भी कर लो, थोड़ी कर लो। ओके, तो अगली बात है जी थ्योरी। थ्योरी में आप लिखो कि ऐसे ऐसे चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, फॉर रोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो फॉर सब किया हुआ है, फॉर रोटेशन वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ओके, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, घुमाने वाला प्राणी कौन है, बी क्यू वी साइन 90 है वो, क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहा है, तो घुमाने वाला प्राणी बी क्यू वी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, बी इंटू क्यू इंटू वी हो गया। ओके हो गया। अगली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। बचपन की बातें हो गई अब, ये तो फार्मूले याद हो जाने चाहिए। यहां से वी से वी कट गया, आर कितना आ गया, एम वी बाय बी क्यू आ गया, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया। जैसे जैसे वी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आर बढ़ता जाएगा। ये हमने बात पहले ही कर दी थी, फिर भी थ्योरी में लिखो इसको। ओके, अगली बात, आल्सो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो पूरा चक्कर काटेगा तो डिस्टेंस 2 पाई आर लेगा, पूरे चक्कर का टाइम पीरियड होगा। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई आर बाय v, यानी कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई बाय v आर एम वी बाय बी क्यू, एम वी बाय बी क्यू, ऊपर था एम वी बाय बी क्यू, वी ने वी को काट दिया, क्या आ गया 2 पाई एम बाय बी क्यू, ये तो पता ही है अब 2 पाई एम बाय बी क्यू। ओके, ये करके दिखाना है भाई, वो तो तुम्हें पहले पता था इसलिए लिख दिया था, लेकिन यहां पे अब करके दिखाना है। टी आ गया 2 पाई एम बाय बी क्यू। जब टी 2 पाई एम बाय बी क्यू आ जाएगा तो आपने लिख देना जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। तो T के बारे में क्या लिखा, इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R, इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। ओके, अब यहां पे लिखो, नोटवा डालो, नोटवे में लिखो कि जी टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन अ डी
एक डी में बिताया हुआ समय कण द्वारा, ठीक है, हिंदी सही है, टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ डी, तो उसको मैंने क्या बोला, उस चार्ज कण द्वारा, चार्ज को पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, चार्ज कण द्वारा, पार्टिकल को तो कण कहते हैं, तो चार्ज कण द्वारा डी में बिताया हुआ समय। भैया चार्ज कण द्वारा डी में बिताया हुआ समय t/2 है ना, क्योंकि पूरा चक्कर काटता है, एक डी से दूसरी डी में घूमता है तब जाके पूरा चक्कर लगेगा ना, वो तो कैपिटल टी होता है, लेकिन एक डी में आधा टाइम पीरियड आएगा ना, t/2 इक्वल टू क्या हो गया, पाई एम बाय बी क्यू। ओके, 2 पाई एम बाय बी क्यू था, तो t इक्वल टू आ गया पाई एम बाय बी क्यू, पाई एम बाय बी क्यू। ओके, अब यहां पर इसके नीचे आपने लिखना है कि टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी। ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी था, लेकिन कई बार ना एक क्वेश्चन आ जाता अलग से, वो कहता प्रूव करके दिखाओ कि टाइम स्पेंट बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। क्योंकि देखो वो इंडिपेंडेंट ऑफ बेटा वी एंड आर होगा तभी तो सेम टाइम के बाद बाहर आएगा ना, और ऊपर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट कर रखा है तभी तो उसके हिसाब से मैच होते हुए चलेगा ना। तो कभी कभी तो अलग से क्वेश्चन आ जाता है, आए ना आए, आपने ये तो प्रूव करके दिखाना ही दिखाना है कि लिख लो इसके नीचे कि टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। ये जो टाइम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। ये वी और आर दोनों के क्या है, इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर इट विल कम every time after same time when the polarity changes and the working goes on। अब इसको अपनी लैंग्वेज में पुट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। सारा खेल यही था कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड हेंस द वर्क इट विल वर्क प्रॉपरली बिकॉज पोलैरिटी हैज टू बी चेंज्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइम के बाद, ये t/2 है ना एक्चुअली, इस टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज होती है। बाकी तुम्हें पता लग चुका है, बात को खत्म करते हैं। ओके, ये भी हो गया। अब सारा खेल एनर्जी देने का था ना, कर क्यों रहे थे, इतनी जद्दोजहद क्यों चल रही थी कि पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करनी थी। तो थ्योरी में कम से कम ये भी बता दो, एक तो ये बता दिया इंडिपेंडेंट टाइम है, तो थ्योरी में एनर्जी भी निकाल के दिखा दो। ओके जी, तो यार अब अगली बात है, कितनी जद्दोजहद साइक्लोट्रॉन की हो क्यों रही थी, एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना चार्ज पार्टिकल को भाई, तो एनर्जी भी तो थ्योरी में फिर कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। तो थ्योरी में अगली बात ये करके ना, एक तो हमने ये प्रूफ पक्का करके दिखाना है यार, पाई एम बाय बी की जो है, यानी टाइम स्पेंट इन अ डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर एंड वी। ओके, एक ये चीज। दूसरा फिर एनर्जी। ओके, एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब एनर्जी कितनी अटेन करेगा, हाफ mv²। अब बेटा v यहां पे पुट कर देंगे हम, हमें पता है r इक्वल टू क्या होता है, mv बाय बी क्यू। ओके, r किसके इक्वल था, इट वॉज mv डिवाइडेड बाय बी क्यू। v किसके इक्वल आ गया, बी क्यू आर बाय एम। चेक कर लो, v इज इक्वल टू b इंटू क्यू इंटू आर बाय एम ऊपर स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी गेन करेगा, हाफ m बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, एक m काट दो यार। ओके, तो ये बन गई इसकी एनर्जी। इतनी एनर्जी इसने अटेन करके रखनी होती है। तो एनर्जी का फार्मूला भी थ्योरी में पक्का बताओ कि इतनी एनर्जी अटेन कर लेते हैं। अब यहां पे खास बात,
बी चलो कांस्टेंट, क्यू चलो कांस्टेंट, एम चलो कांस्टेंट, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी एनर्जी भी क्या करेगा, ज्यादा अटेन करेगा। दैट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी जो अटेन करेगा वो कब आएगी, जब आर मैक्सिमम आएगा। ओके, तो मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, या साइक्लोट्रॉन तभी ना। अब रियल लाइफ में जितने भी साइक्लोट्रॉन होते हैं ना, ये छोटी मोटी चीज नहीं होती, पूरा का पूरा एन जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, और पूरा का पूरा एक जितना बड़ा खेत है या उससे भी बड़े बड़े एरियाज में ये डीज आपकी फैली हुई हो सकती है, मतलब काफी बड़े बड़े होते हैं। ओके जी, तो ये क्या हो गया, आपका एनर्जी भी कैलकुलेट हो गई। एक चीज और रह गई अब लास्ट इसकी, वो अलग ही बात करते हैं, लिखना जरा, साइक्लोट्रॉन, बेटा मैं सब कुछ करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जितना क्वेश्चन आ जाए उतना का लिखना। हां, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया हो तो भाई ठोक देना सब कुछ, जो बोला है पॉइंट बना कर पहले प्रिंसिपल लिख देना, फिर डायग्राम बना देना, फिर वर्किंग भी थोड़ी बहुत लिख देना, फिर थ्योरी में जो भी बोला ना, एक तो T इक्वल टू पाई एम बाई बी क्यू वाला कंसेप्ट, एनर्जी वाला, और लास्ट बात इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये भी सुनो, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वही हमने टाइम पीरियड निकाला कितना, 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये किसका टाइम पीरियड है, ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेट उसका टाइम पीरियड है, या ये जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसका टाइम पीरियड है। यार दोनों का टाइम पीरियड आपस में मैच करवा के रखना है, तभी तो बात बनेगी। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी या फिर पार्टिकल के रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी, दोनों के टाइम पीरियड सेम, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी, इक्वल ही होगी ना। तो टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई बी क्यू, फिर से बोल रहा हूं किसका टाइम पीरियड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, या किसका टाइम पीरियड है, ये घूमने वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड। दोनों आपस में मैच होने चाहिए, यही तो कंडीशन है साइक्लोट्रॉन की वर्किंग की। इसको उल्टा कर दूं तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई भैया बी क्यू बाय 2 पाई एम। ओके, फ्रीक्वेंसी होगी बी क्यू बाय 2 पाई एम। किसकी फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, या फिर किसकी फ्रीक्वेंसी है, पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी। यार दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। अब दोनों आपस में सेम होनी चाहिए, इसको कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, सब पे क्वेश्चन आ जाएगा यार, छोटा मोटा अलग से पूछ लेगा, वो कहेगा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बता, तो ये बता देना। वो कहेगा रेजोनेंस कंडीशन क्या है, अब रेजोनेंस कंडीशन भी सुन लो कि रेजोनेंस कंडीशन क्या है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, रेजोनेंस का मतलब होता है बेटा मैच करना। 11th क्लास में आप रेजोनेंट ऑसिलेशंस पढ़ते थे, यहां पे भी रेजोनेंस वर्ड आ गया, मतलब मैच करना। रेजोनेंस का मतलब मैच करना, और यहां पर रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दोनों में से किसी की एक की इक्वल होती है। रेजोनेंस कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillating electric field should be equal to frequency of the oscillating particle। ओके, ये रेजोनेंस कंडीशन हो गई, या कह लो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। अब इतनी देर से जब से साइक्लोट्रॉन शुरू हुआ है मैं यही चिल्ला रहा हूं कि इसी कंडीशन पर आधारित है, वरना वर्किंग फेल हो जाएगी साइक्लोट्रॉन की। जब तक ये सही रहेगा, रेजोनेंस कंडीशन मैच होती रहेगी, तब तक वर्किंग प्रॉपर होती रहेगी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कंडीशन हो गया। रेजोनेंस कंडीशन है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी ये बनी रहे, इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंस कंडीशन हो गया। अब करते रहना, इसमें से न्यूमेरिकल भी। अच्छा देखो, ये जो बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं ना,
इनके न्यूमेरिकल बड़े लल्लू लेवल के आ जाते हैं, तो सीधे ही आ जाएंगे। ज़्यादा चांसेस तो इसमें चलो इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कई बार क्या है इसमें से बीच में से निकाल कर न्यूमेरिकल डाल देगा, तो न्यूमेरिकल भी ध्यान रखना आ सकता है इस पे बेस्ड, और बड़ा इजी लेवल का आएगा। कुछ नहीं, दो फार्मूले या रेडियस निकालने के लिए बोल देगा या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल देगा, बहुत ही इजी वाला काम है, कोई इसमें खास बात नहीं रहेगी। तो भाई प्रिंसिपल हुआ, खींच रहा हूं, कंस्ट्रक्शन हो गई, वर्किंग हो गई, थ्योरी हो गई, थ्योरी में कई चीजें आ गई। उसके बाद इसका यूज पहले बता दिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में काम आता है। ओके जी, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके नोट्स में दे रखी हैं, उसको पढ़ते रहना। लिमिटेशंस वगैरह एक लिमिटेशन जरूर डिस्कस करवा देता हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अलग से आता है। एक लिमिटेशन इसकी डिस्कस, वैसे कई लिमिटेशन है, जैसे कि एक लिमिटेशन इसकी हम लिख सकते हैं, कैनॉट बी यूज टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स। ओके, अब न्यूट्रॉन्स को क्यों नहीं एक्सेलरेट करवा सकता? बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उनको नहीं एक्सेलरेट करा सकता। अच्छा, ये तो आपने अपने आप ही कर लेना था, मैं ये नहीं करा रहा। इसकी एक लिमिटेशन अलग से आती है, अलग से साइक्लोट्रॉन की एक लिमिटेशन है, वो अलग से आ जाती है कि इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। एक अलग से इसकी लिमिटेशन कई बार आ जाती है कि इट कैन नॉट बी, उसी को मैं डिस्कस करा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। कि सबसे मेन इसकी लिमिटेशन है, अलग से क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन, बाकी यार अपने नोट्स वोट्स में पढ़ते रहना, अब कहां सब चीजें डिस्कस करते रहेंगे, यहां पे बाकी नोट्स आपको दे रखे उसमें पढ़ते रहना। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सीलरेट। यार इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बढ़िया चार्ज पार्टिकल हैं, अब इनमें क्या दिक्कत आ गई? इनको क्यों नहीं एक्सीलरेट करने के काम में आ सकता? भाई करवा देता है साइक्लोट्रॉन, इनको एक्सीलरेट करवा देता है, लेकिन समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, दे हैव वेरी वेरी लेस मास। ओके, तो साइक्लोट्रॉन के, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के समस्या ये है, समस्या है कि दे हैव वेरी वेरी लेस मास, इनका मास बहुत कम होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास। जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट हो गया, एक्सेलरेट हो जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब हम तो यही चाहते थे, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। मास बहुत कम होने से वेरी वेरी लेस मास है ना, एक्सेलरेशन वेरी वेरी लार्ज हो गई। अच्छा, एक्सेलरेशन वेरी वेरी लार्ज होने से इट अटेन्स वेरी वेरी हाई स्पीड्स इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी, बड़ी हाई स्पीड गेन कर ली बड़े कम समय में। यार यही तो हम चाहते थे कि पार्टिकल स्पीड अटेन कर ले, बहुत ज्यादा स्पीड अटेन कर ले, चाहते तो हम यही थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इतनी ज्यादा स्पीड अटेन कर लेता है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है। इतनी ज्यादा स्पीड अटेन कर लेता है कि स्पीड ऑफ लाइट का मुकाबला करने लग जाता है। मैं तो स्पीड ऑफ लाइट का मुकाबला करने लग गया। अब उससे क्या होता है, उससे हमें क्या समस्या है? बढ़िया बात ही तो है कि हमारा एक्सीलरेट किया हुआ बंदा इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मुकाबला करने लग गया, तो खुशी होनी चाहिए थी। अब खुशी तो बहुत होती है, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगने लग जाती है। अब आपने सुना होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है m=m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v²/c² होता है, जिसमें m0 रेस्ट मास होता है कि जब वो रेस्ट पे था, और m उसका मास होता है जब उसकी स्पीड v थी। नॉर्मल स्पीड पे यानी कि छोटी मोटी स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड्स पर
तो ये इसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, ये लगभग 0 हो जाती है और m इक्वल टू m0 ही रहता है, यानी मास कांस्टेंट ही रहता है पार्टिकल का। लेकिन अगर स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो ये वाली टर्म इग्नोर नहीं कर पाओगे, ये वाली टर्म इग्नोर नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ आ जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, या नीचे वाली वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, तो m ग्रेटर देन m0 हो जाएगा, यानी m जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी m कांस्टेंट नहीं रहा, m वेरी करने लग गया। अब यहां आकर समस्या खड़ी हो गई कि इलेक्ट्रॉन स्पीड तो अटेन कर गया लेकिन अपने आपे में नहीं रहा, हाथ से निकल गया, अपने भी हाथ से निकल गया, हमारे भी हाथ से निकल गया, मास ही चेंज होने लग गया। और पूरी साइक्लोट्रॉन की कहानी हमने बार बार बोली कि वो तो इस बात पे आधारित है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम स्पेंट इन अ डी पाई एम बाय बी क्यू, सारी कहानी तो साइक्लोट्रॉन की इस बात पे आधारित थी कि ये क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। बहुत बढ़िया चल रहा था, फील्ड मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट है, m तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ समस्या क्या हुई कि ये इतना तेज भागने लग गया, इतना तेज भागने लग गया, इतना तेज भागने लग गया कि इसका मास वेरी करने लग गया, कांस्टेंट ही नहीं रहा। अब जब ये कांस्टेंट नहीं रहा तो टाइम स्पेंट इन अ डी कांस्टेंट नहीं रहा, जब टाइम स्पेंट इन अ डी कांस्टेंट नहीं रहा तो ये बाहर आने में ज्यादा समय लगाने लग गया क्योंकि m बढ़ रहा है। जब ये ज्यादा समय लगाने लग गया तो बाहर जो हमारा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है वो तो फिक्स कर रखा है हमने, वो इसके साथ मैच ही नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं लगेगा भाई कब बाहर आएगा कब नहीं आएगा, तो मिस मैचिंग हो जाएगी, साइक्लोट्रॉन का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन स्पीड तो ज्यादा अटेन कर लेगा लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं गुम हो जाएगा। हम तो चाहते थे कि हमारे हिसाब से, बिल्कुल हमारे हिसाब से भाई वो बाहर पहुंचे, उधर हम स्पीड बढ़वा दें, फिर बाहर पहुंचे और स्पीड बढ़े और स्पीड बढ़े और घूमते 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 विंडो तक पहुंचे और विंडो से बाहर आए। ये थोड़ा जल्दी कर गया, ये विंडो से बाहर ही नहीं आ पाएगा, अंदर ही खो जाएगा। ठीक है जी। तो जो इसका गुरु था ना, गुरु ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एनर्जी देने वाला, ये उसके ही हाथ में नहीं रहा, खुद ही निकल लिया, इसलिए फिर ये अंदर ही गुम हो जाएगा, बाहर नहीं, इसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो गुरु है ना, गुरु को तो मानना पड़ेगा। अब इसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होनी, मोक्ष प्राप्ति के लिए उस पार्टिकल को कंट्रोल में रहना पड़ेगा, सिर्फ उसी वक्त पे बाहर पहुंचना है जब उधर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे बीच में आएगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, विंडो तक पहुंचेगा, बाहर निकलेगा और मोक्ष मिल जाएगा उसको। अगर जल्दबाजी कर गया तो अंदर ही अंदर जन्म मरण के बंधन में ही बंधा रहेगा और अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। ओके, ना उसका हमें कोई फायदा, ना उसका खुद को कोई फायदा। तो पार्टिकल अगर तो आराम से धीरे 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 स्पीड इंक्रीज करा रहा है तो बाहर आ जाएगा। ओके भैया, एग्जाम में मोक्ष वोक्ष ये सब मत लिखाना, जो बताया वो लिखना। एग्जाम में पॉइंट ये है, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। ठीक है, उससे एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो गई, स्पीड बड़ी जल्दी अटेन कर गया, स्पीड इतनी अटेन कर गया कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो गई, उससे ये फार्मूला लगने लग गया। मास कांस्टेंट नहीं रहा, टी कांस्टेंट नहीं रहा, रेजोनेंस कंडीशन फेल हो गई और इसलिए वो बाहर नहीं आ पाएगा। आपने ये स्टेप्स में आंसर लिखना है। तो भाई साइक्लोट्रॉन हम यहां पे क्लोज करते हैं। इंपॉर्टेंस मैंने इसका बता दिया है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी।